हेलो एवरीवन। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी जजमेंट लेके आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है इस ट्यूसडे, जिसमें उन्होंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेट कैटेगराइज नहीं किया है सेक्शन 7 की एप्लीकेशन को एडमिट करने के लिए। सो माय नेम इज उमेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लॉ फ्लो। सो अक्टूबर 28 ट्यूसडे सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करती है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्यूमुलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल shall not be categorized as a loan or debt for the purpose of section 7 application. So इस केस का नाम था ईपीसी कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड वर्सेस मैट्रिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड। सो इस केस में होता क्या है, ईपीसी कंस्ट्रक्शन बीइंग अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बनाते हैं मैट्रिक्स फर्टिलाइजर्स के लिए, जिसकी कॉस्ट होती है 250 करोड़ रुपए। एंड कंपनी उस कॉस्ट को पे नहीं कर पाती है, तो इन दोनों पार्टीज के बीच में ये अग्री होता है कि ये जो अमाउंट ऑफ डेट था या जो इनका ड्यू था मैट्रिक्स का ईपीसी कंस्ट्रक्शन को, वो ये लोग क्यूमुलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। एंड वो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होंगे 3 साल बाद। अब होता क्या है, जब रिडम्पशन की बात आती है इन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की, तो कंपनी कर देती है डिफॉल्ट। लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, लिक्विडेटर एनसीएलटी में एप्लीकेशन डालता है कि जी ऐसे ऐसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, सर मेरी एडमिट कर लो सेक्शन 7 की एप्लीकेशन और इनकी रीपेमेंट आप अलाउ करवाओ। बट इंटरेस्टिंग पार्ट, एनसीएलटी डिनाई कर देता है। ये लोग अपील करते हैं एनक्लैट में, एनक्लैट भी डिनाई कर देता है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी डिनाई कर दिया। बेचारों के, यार इनका बुरा ही हाल हो गया। इनका ड्यू था, अगर ये एज एन ड्यू के बेसिस पे आते कि हमारा पैसा नहीं दिया इन्होंने, 250 करोड़ का डेट था, आप आराम से एनसीएलटी में एप्लीकेशन लगा सकते थे एज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर भी, एज एन फाइनेंशियल क्रेडिटर भी। पर आज की डेट पे इन्होंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में उसको कन्वर्ट करवाया और इनकी बेचारों का बुरा हाल हो गया। एप्लीकेशन एडमिट नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक ने उसको मना कर दिया। सो सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग क्या थी इस एप्लीकेशन को डिनाई करने की, हम वो देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सिंपल सा एक लॉजिक उन्होंने दिया इस केस में कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का एक हिस्सा है, वो कभी भी लोन या डेट में कैटेगराइज नहीं होते एज पर बैलेंस शीट। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, उन्होंने इस चीज के बारे में ही बोला कि प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड आप पे करते हो, ठीक है। डिविडेंड कैसे पे करते हो, सॉरी डिविडेंड पे करते हो आउट ऑफ प्रॉफिट। अब उन्होंने इसके एक स्टेप आगे जाके ये भी बोला कि प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड पे होता है वो कंपनी पे करती है विदाउट प्रॉफिट या फिर इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। वो उन्होंने फिर बोला कि एज इन शेयर्स पे डिविडेंड पे होता है तो ये शेयर कैपिटल का पार्ट है, ये लोन या डेट का पार्ट नहीं बनते हैं। और अगर हम ये सेक्शन 7 की एप्लीकेशन अलाउड करते हैं और इनका पैसा वापस कर देते हैं, तो ये इलीगल रिटर्न ऑफ कैपिटल होगा, ठीक है। अब ये लोग यहाँ पे नहीं रुकते हैं, ये लोग रमैया का रेफरेंस देते हुए कहते हैं कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो शेयर कैपिटल का ही पार्ट रहता है, बेशक वो अनरिडीम्ड रहे, ठीक है। अगर आपके रिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम नहीं हो पाते एट अ फ्यूचर डेट, तो वो हमेशा हमेशा शेयर कैपिटल का ही पार्ट होंगे, वो लोन नहीं बन सकते। सो खेला हो गया, 250 करोड़ रुपए थे, ड्यू थे, शेयर कैपिटल में अपने कन्वर्ट कराया, मिले नहीं, ठीक है। अब इसके उन्होंने आगे जाते हुए और चीजें भी इसमें बोली। इन्होंने बोला, इन्होंने मेन जो अब जो नेक्स्ट स्टेप में हम जा रहे हैं उसमें दो इन्होंने रीजनिंग दी। पहला इन्होंने बोला कि जो डेट होता है सेक्शन 7 की एप्लीकेशन के लिए, जो ड्यूज हम अलाउड करते हैं, फाइनेंशियल डेट जिसको मानते हैं, वो मानते हैं मनी जो कि टाइम वैल्यू मनी के अगेंस्ट आपने दी हो। नाउ कमिंग टू टाइम वैल्यू मनी, क्या होता है? टाइम वैल्यू मनी एक कंसेप्ट है जिसमें माना जाता है कि आज जो मनी की वैल्यू है वो फ्यूचर में जो मनी की वैल्यू होगी उससे ज्यादा है, ठीक है। बिकॉज हम वी ऑल नो कि जो मनी है वो डेप्रिशिएट होती है बाय टाइम। और उस ही नाउ कमिंग अगेन टू मनी डिसबर्स्ड अगेंस्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी।
सो टाइम वैल्यू कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आप किसी की कोई आपको मनी देता है एंड वो मनी डेप्रिशिएट हो रही है एंड उसको कंपनसेट करने के लिए आप इंटरेस्ट पे करते हो. सो इट्स सिंपली अबाउट मनी विच इज गिवन टू अदर पार्टी एट अ इंटरेस्ट रेट, राइट. सो इन्होंने बोला कि अगर आपने पैसा इंटरेस्ट रेट के हिसाब से दिया है तो आप सेक्शन 7 की एप्लीकेशन डाल दो, वरना नहीं डालेंगे. नाउ इन्होंने फिर एक चीज आगे और बोली इसमें. इन्होंने बोला कि सेक्शन 5(8) विच डिफाइंस फाइनेंशियल डेट, उसके अंदर ये चीज नहीं आती है. उसके अंदर मनी डिस्पर्स अगेंस्ट टाइम वैल्यू आता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता है, परचेज फैसिलिटी आता है, बॉन्ड्स आता है, नोट्स आता है, लोन आता है, डिवेंचर स्टॉक आता है, और एनी अदर सिमिलर काइंड ऑफ सिक्योरिटीज या सिमिलर नेचर ऑफ सिक्योरिटीज आ जाएंगी. ठीक है. इन्होंने बोला कि 5(8) के अंदर भी जहां पे फाइनेंशियल डेट है वहां पे शेयर कैपिटल कंसीडर नहीं होती है, और इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया. 250 करोड़ का चूना लग गया ईपीसी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को. अगर भैया तुम 7 में ना एडमिट होते, कम से कम ऑपरेशनल क्रेडिटर्स में तो हो ही जाते. ठीक है. तो इस टाइम पे बुरा हाल हो गया. सो वन लेसन जो कि आप इससे ले सकते हो, ठीक है, वन लेसन जो आपको इससे लेना है वो ये है कि एज एन इन्वेस्टर अगर आप किसी भी स्टार्टअप को फंडिंग दे रहे हो, डिवेंचर्स के थ्रू ही दें, डोंट गो इनटू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. कल को स्टार्टअप डूबता है, इंसॉल्वेंट होता है, you have an opportunity to go to any court, go to NCLT specially, and claim your remedies under IBC. अगर आप सीधा ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में उठा लोगे तो भैया कोर्ट कर देगा ये वाली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और आपका पैसा फंस जाएगा. सो ऑलवेज रिमेन इट. अगर आप सेटल भी कर रहे हो कोई अपना अमाउंट तो ऑलवेज बी इट इन डिबेंचर्स, नॉट इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वरना आपका ईपीसी कंस्ट्रक्शन वाला हाल होगा, 250 करोड़ का नुकसान हो जाएगा आपका. ठीक है. हाँ.